आज का हमारा टॉपिक हीमोफीलिया के बारे में है। हीमोफीलिया के बारे में डिटेल से आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये डिजीज़ है क्या, इसकी हिस्ट्री, इसके टाइप्स, इसके मुतालिक जो इंसिडेंट्स मशहूर है या इसके कुछ वजूहात, इसके अलावा इसके जेनेटिक्स के मुतालिक, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के मुतालिक, और फिर कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जिसके थ्रू हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। हिमोफीलिया क्या है? हिमोफीलिया इज एक्चुअली अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर where the blood does not clot properly, which leads to prolonged bleeding। ठीक है, तो हिमोफीलिया जो है ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर भी है और ब्लीडिंग डिसऑर्डर है एक्चुअली। कुछ फैक्टर्स हमारे ब्लड के अंदर, क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर ऐसे हैं जिसकी कमी का बायस ये फिर हेमोफीलिया बनती है। ठीक है, जिसमें से फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11। ठीक है, फैक्टर 8 और 9 की वजह से मसाइल ज्यादा होते हैं। फैक्टर 11 जो है वो है, लेकिन वो इन दोनों से फिर थोड़ा सा रेयरली पाया जाता है। ठीक है, इस हेमोफीलिया को डिजीज ऑफ द रॉयल फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें कहीं पे शायद आ भी जाए। असल में जो क्वीन विक्टोरिया थी वो इस हेमोफीलिया की एक मैन कैरियर थी, और उसको जो हिमोफीलिया बीबी से कहते हैं, और फैक्टर 9 की डिफिशियंसी उसके अंदर थी। और उस क्वीन विक्टोरिया की वजह से ये जीन ट्रांसफर ट्रांसफर हुआ रशियन रॉयल फैमिलीज में, स्पेनिश रॉयल फैमिलीज में, उनकी मोनार्कीज में, कुछ जर्मन रॉयल फैमिलीज थी उसके अंदर, कुछ यूके या यूरोप की कुछ रॉयल फैमिलीज थी उसके अंदर ये फिर ट्रांसफर हुई। विक्टोरिया की बच्चे चूंकि उसके कैरियर थे, कुछ कुछ बीमार भी थे, तो उनकी वजह से ये फिर और जो मुगल खानदान थे उनमें ये फैल गई, तो इसलिए डिजीज ऑफ द रॉयल फैमिलीज इसको कहा जाता है। ठीक है, इस पे ये बहुत मशहूर है। इसके अलावा हीमोफीलिया के टाइप्स इसमें आगे पढ़ भी लेंगे हम, लेकिन जो हीमोफीलिया के टाइप्स है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है सिवेरिटी पे। ठीक है, हेमोफीलिया के कुछ टाइप जो है वो माइल्ड के लेवल पे आते हैं, जिसमें ब्लीडिंग ब्लीडिंग जो है वो सर्जरीज के बाद अक्सर नोट की जाती है या बड़े हादसा के बाद नोट की जाती है। आम इंजरीज में या बहुत माइनर लेवल की इंजरीज में अक्सर ब्लीडिंग का इतना मसला नहीं होता। फिर मॉडरेट हेमोफीलिया है तो उसमें कुछ माइनर इंजरीज के बाद हो सकती है ब्लीडिंग, और अनस्टॉपेबल या इतनी आसानी से स्टॉप नहीं होती। जो तीसरी टाइप्स है इसके हीमोफीलिया के, वो सबसे सिवियर फॉर्म है, सिवियर हीमोफीलिया उसको कहा जाता है। उसमें स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है बगैर किसी इंजरी के, और यही टाइप जो है ये जानलेवा साबित होता है, और इसी से बहुत सारे लोग मरते हैं, एक्सपायर होते हैं। जॉइंट्स के अंदर, मसल्स के अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है, थोड़े से जोर से, थोड़े से मैकेनिकल काम की वजह से, उठने बैठने की वजह से भी हो सकता है। अगर ज्यादा जोर से उठे बैठे या कुछ खेल कूद करे या रनिंग करे या कुछ चीजें उठाए, तो ये इसकी वजह से हो सकता है। और इसी सिवियर हीमोफीलिया के अंदर जो मेन डेंजर्स होती है वो जॉइंट डैमेज अगर हो जाए, उससे फिर हेमरेज या जो हीम आर्थरोसिस जिसे कहते हैं वो चीज स्टार्ट हो जाती है। कभी कभार ब्रेन पे मुक्का आने की वजह से या सर पे इंजरी आने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ अगर कोई सर्जरी करनी हो उसके अंदर फिर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये चीजें फिर डेंजर की तरफ मरीज को लेके जाती है। ठीक है, अच्छा जी, इसके टाइप्स के बारे में मैं बता रहा था। तो हीमोफीलिया हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी इसके मेन टाइप्स हैं। इसकी डिफिशियंसीज या क्लाटिक फैक्टर स्पेसिफिकली उसके बेस पे। ठीक है, वो जो मैंने माइल्ड मॉडरेट सिवियर बता दी वो सिवियरिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन है इसकी। और जो फैक्टर्स की डिफिशियंसी की वजह से जो टाइप्स है उस हीमोफीलिया ए जो है, ये फैक्टर 8 की वजह से होती है ये वाली डिफिशियंसी। जो हीमोफीलिया बी है वो फैक्टर 9 की डिफिशियंसी की वजह से होती है, और जो हीमोफीलिया सी है वो फैक्टर 11 की वजह से होती है।
तो इसीलिए स्पेसिफिकली जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसकी डिफिशिएंसी की वजह से फिर ये क्लासिफिकेशन है, और ये क्लासिफिकेशन क्रूशल है। ब्लड जो क्लॉटिंग कैस्केड्स है और जो ट्रीटमेंट की डिटेल चाहिए होती है उसके लिए ये चीज, फिर ये वाली क्लासिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। अच्छा जी, तो हीमोफीलिया इज अ कॉमन हेरिडिटी कोगुलेशन ब्लड डिसऑर्डर, लेकिन ये इतनी कॉमन नहीं है, ठीक है, ये रेयरली आजकल पाई जाती है। इसको ज्यादातर इलाकों से ख़त्म किया गया है। किस तरह? इस तरह के जब हीमोफीलिया के पेशेंट्स होते हैं या उनके ख़ानदान में, किसी के ख़ानदान में हीमोफीलिया के मरीज पाए जाते हैं, उनका अपने ख़ानदान के अंदर शादी ना कराना, किसी दूसरे ख़ानदान में, किसी पराये ख़ानदान में शादी कराना, ये इस चीज़ को कम करती है, ठीक है। तो इसीलिए ये हेमोफीलिया की बीमारी हमारे माशरे में बहुत हद तक कम हो गई है, क्योंकि ये एक एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। फैमिली के अंदर शादी करोगे तो दोनों तरफ से खतरा होता है कि एक्स जो क्रोमोसोम है उसके थ्रू ये पेशेंट में आ जाए, तो पेशेंट मेजर पेशेंट हेमोफीलिया का फिर सेवेरिटी के बेस पे बन जाता है। अगर एक कैरियर एक सेहतमंद बंदे से शादी करें तो उसके बच्चे तकरीबन 75% बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, और 25% चांस होता है कि वो एज अ कैरियर उसके बच्चे हों। तो ये भी सेहतमंद होते हैं, तकरीबन सबके सब कैरियर भी सेहतमंद लगता है उसमें, चूंकि अलामत नहीं होते। अब ये कैरियर अगर दूसरे कैरियर से शादी करे या हीमोफिलिक मरीज से शादी करे तो फिर उनके बच्चों में ये मसला स्टार्ट हो सकता है, बड़े हद तक जा सकता है। इसीलिए अब फेमिलियल या जो सिमिलर फैमिलीज होते हैं उनके बीच में फिर अगर कैरियर्स हो, मरीज हो, तो उनमें शादी नहीं करनी चाहिए, फिर यह ट्रांसमिट होगा। और यह ट्रांसमिट होता है फीमेल के थ्रू मेल के अंदर। और ये बीमारी मेल के अंदर इसलिए खतरनाक भी होती है क्योंकि मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई है। तो एक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर एक है, तो अगर यही एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आ जाए, हेमोफिलिक आ जाए, तो इसको कवर करने के लिए, इस पे डोमिनेंसी लाने के लिए दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो इसलिए मर्दों में ये बीमारी ज्यादा भी है और जानलेवा भी है। फीमेल्स में अगर एक एक्स आ भी जाए हेमोफीलिया का, या कैरियर आ जाए, तो दूसरा अगर उसके साथ सेहतमंद हो तो फिर ये उसके अंदर, उस फीमेल बंदी के अंदर जो है अलामत पैदा नहीं करते, और वो कैरियर बन सकती है लेकिन सेहतमंद होती है और बीमार नहीं हो सकती फिर इस एक एक्स क्रोमोसोम से। इसलिए इसको एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है। और ये इसके जेनेटिक बेसिस थे, ठीक है। अच्छा जी, फीमेल वो कैरी अ सिंगल म्यूटेटेड जीन आर जनरली एसिम्प्टोमेटिक, जिस तरह मैंने बताया, एंड नॉट अफेक्टेड। People who have hemophilia often have longer bleeding after some sort of the contact to injury। वो लोग जिनमें हेमोफीलिया के फैक्टर्स, उनके ये डिफिशिएंट वजूहात मौजूद हो, तो उनको इंजरी के बाद फिर ब्लीडिंग हो सकती है, और माइनर ब्लीडिंग स्पेशली वो फिर उसको जानलेवा उसके लिए फिर साबित हो सकती है। स्पेशली अगर सेवेयर फॉर्म हो तो फिर तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग भी हो सकती है, और हीम आर्थरोसिस वगैरह भी हो सकते हैं, और फिर उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, ये इस स्लाइड के अंदर आप लोग को वही हिस्ट्री ऑफ द हेमोफीलिया नजर आ रही है, जिसमें विक्टोरिया क्वीन की पिक्चर भी आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है। वैसे तो ये 2nd सेंचुरी एडी से तकरीबन वहां से इसका रेबेनिकल ट्रेडिशन पाया जाता है और ये बीमारी पाई जाती है। लेकिन इसको जो जब सही तरीके से डिस्कवर किया गया और इसके बारे में सही मालूमात हासिल हुई, तो तकरीबन 1820s के अंदर कॉनलीन ने ये चीज इन्वेंट की थी, ठीक है। अच्छा, इसका पहला नाम जो था वो हेमोरेफिलिया था। फीलिया का मतलब होता है लव या अट्रैक्शन वगैरह। तो हेमोरोफीलिया का मतलब था कि ये हेमरेज से मतलब लव करती है। इसमें चूंकि हेमरेज होती है हेमोफीलिया के अंदर, तो इसलिए इसको लव फॉर हेमरेज के नाम से इसका नाम रखा गया था। और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ये नाम बोलते बोलते हेमोफीलिया बन गया। तो ये इसके नाम के पीछे की हिस्ट्री थी।
Hemophilia is often called the disease of the kings या disease of the royal families because it was carried by many members of the Europe the royal families. Queen Victoria of England was a carrier of hemophilia. ठीक है, ये इसके इसके आगे ये इसका शजर नस्ब है, इसकी पेडिग्री है कि रॉयल फैमिली से ये किस तरह किसके थ्रू, बाकायदा नाम भी इसमें सबके मौजूद है, ये फिर जरा आप लोग खुद देख लें। ठीक है, तो हिमोफीलिया ए के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, बी के बारे में बताया, इन दो के बारे में यह भी कहा, इस तरह हिमोफीलिया सी भी थी। ठीक है, अच्छा, एक्स लिंक जो रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जिस तरह आप लोगों ने इससे पहले भी कुछ नाम सुने होंगे जेनेटिक कंडीशंस में, जो एक्स लिंक या एक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें से हिमोफीलिया ए बी के अलावा ड्यूचेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कलर ब्लाइंडनेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसके अलावा G6PD डिफिशियंसी का नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो इस किस्म की बीमारी आमतौर पे मेल को ज्यादा इफेक्ट करती है, फीमेल्स को कम इफेक्ट करती है। तो इसमें एक्स लिंक रिसेसिव का नाम फिर से आ रहा है, उसका पैटर्न आ रहा है, इसलिए ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, अच्छा, द जीन्स एसोसिएटेड विद दीज कंडीशन आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, ये भी मैंने आप लोगों को काफी हद तक एक्सप्लेन कर लिया। तो अगर फीमेल में एक बीमारी चाहिए तो इसमें दोनों एक्स पे इसकी मौजूदगी जरूरी है। ठीक है, मेल में एक भी आ जाए तो इफेक्ट होगा। अच्छा जी, बस इसके अंदर और बाकी कुछ नहीं है, स्लाइड के अंदर वही बात रिपीट हो रही है। अच्छा, हेमोफीलिया हैज अ सेक्स लिंक्ड recessive inheritance. In most cases, hemophilia caused by a mutation in a gene that encodes one of the clotting factors. ठीक है, since the hemophilia gene is located on the X chromosome, hemophilia usually occurs in males and females. ये बात मैंने आप लोग को बार बार बता दी कि ये मेल में ज्यादा पाया जाता है और फीमेल में ये कम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला हो? अच्छा, ये क्रोमोसोम नंबर 23 हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये काजेज ऑफ हिमोफीलिया के मुताबिक फादर विदाउट हिमोफीलिया एंड कैरियर मदर, अगर एक बाप एक फादर ये इसको हिमोफीलिया नहीं हो, बिल्कुल सेहतमंद हो, और एक फीमेल जो है वो कैरियर हो सिर्फ, तो उसके अंदर फिर क्या होगा कि 25% मेल और फीमेल उनमें बीमारी ना होने का खतरा है, वो सेहतमंद हो सकते हैं। 25% बिल्कुल बीमार हो सकते हैं और 25% कैरियर कैरियर हो सकते हैं, या 50% कैरियर हो सकते हैं, 50% नॉर्मल हो सकते हैं। और 50% कैरियर में एक बिल्कुल बीमार हो सकता है, और उसके बाद जो 25% है वो कैरियर हो सकता है। तो इस तरह इस दो में भी हम कैटेगरीज में भी तकसीम कर सकते हैं कि 50% बिल्कुल नॉर्मल, उसमें से मेल फीमेल दो बच्चे, अगर चार बच्चे हो ना, उसके उसके बेस पे ये बात मैं कह रहा हूँ। अगर चार बच्चे हो किसी ऐसे दो बंदों की कि जिसमें उसका वालिद साहब उसका फादर ठीक हो और फीमेल सिर्फ कैरियर हो, इन दोनों की आपस में शादी हो जाए, तो उसमें से 50% बच्चे नॉर्मल होंगे, जो बाकी 50% है उसमें से 25% बीमार और 25% कैरियर। अगर अब कोई ऐसा मेल हो कि जो बिल्कुल सेहतमंद फीमेल के साथ शादी करें और मेल बीमार हो हिमोफीलिया का, तो उसमें से 50% बच्चे और उसमें स्पेशली मेल ये ठीक होंगे, और जो 50% बाकी बच्चे या फीमेल होंगे, ये भी चार बच्चों के बेस पे मैं कह रहा हूँ, तो वो कैरियर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर फीमेल कैरियर भी है, बीमार भी नहीं है, तो उससे बच्चों को ज्यादा खतरा हो सकता है ट्रांसफर होने में। लेकिन अगर मेल बीमार भी है तो उससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा कैरियर आ सकते हैं, भी बीमार नहीं आ सकते। तो इसलिए ये फीमेल जिसमें फीमेल का कैरियर होना या उसका बीमार होना, ये सबसे बड़ा मसला है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, ये जो इंट्रिंसिक पाथवे है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स का एक्सट्रिंसिक पाथवे है, उसके अंदर इन फैक्टर्स का रोल, जो काइनिनोजिन है,
प्रोटीन, और जो स्पेशली एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर जो टिश्यू फैक्टर्स का रोल है, और फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जब बनते हैं, और फिर वो सब आप लोगों को पता है, जो क्रॉस लिंक फिब्रिन क्लॉट बन जाता है आखिर में, उसके अंदर इसका रोल है। ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया फिर से आ गए हैं यहाँ पे। ये भी आप लोगों को मैंने बताया भी कि फैक्टर 8 की वजह से हीमोफीलिया ए होता है। इसकी इनहेरिटेंस एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर सबका तकरीबन है, लेकिन हीमोफीलिया ए और बी का जो एक्स लिंक रेसेसिवनेस इसमें पाई जाती है, और बाकी हीमोफीलिया सी और एक और टाइप भी इसका है पैरा हीमोफीलिया, ये फिर ऑटोसोमल लेवल पे इसको लिया जाता है। ठीक है। तो फैक्टर 8 की वजह से हीमोफीलिया ए, फैक्टर 9 की वजह से हीमोफीलिया बी, और फैक्टर 11 की वजह से हीमोफीलिया सी। ठीक है। अब जरा इसके टाइप्स को डिस्कस करना है। तो हीमोफीलिया ए जो है, इट इज आल्सो नोन एज क्लासिक हीमोफीलिया, और ये फैक्टर 8 की वजह से होती है। ठीक है। इसको क्लासिक हीमोफीलिया इसलिए कहा जाता है, ये मुआशरे में लोगों में हीमोफीलिया के टाइप्स में ये जरा ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसलिए। Or people with this type of hemophilia have low level of blood clotting factor called factor 8. It's the most common cause या most common type. माइल्ड हीमोफीलिया ए, इसके अंदर हर एक हीमोफीलिया के टाइप के अंदर फिर माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। माइल्ड जिस जिन टाइप्स में भी माइल्ड आ रहा है तो उसमें ब्लीडिंग तकरीबन ना होने के बराबर है, या माइल्ड इंजरीज पे भी नहीं होती। हाँ, कोई सर्जरी अगर कर लो तो उसके बाद ब्लीडिंग का मसला फिर आ सकता है। तो ये माइल्ड हीमोफीलिया ए, माइल्ड हीमोफीलिया बी, माइल्ड हीमोफीलिया सी के अंदर ये चीज होती है। मॉडरेट हीमोफीलिया ए के अंदर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग तो बहुत कम होती है, नहीं हो सकती, लेकिन इंजरी या किसी माइनर इंजरी के बाद फिर हो सकता है इसके अंदर। ठीक है। और ये बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि बच्चों के लेवल पे ये डायग्नोज भी हो जाती है, और ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती इतनी जल्दी। और सिवियर हीमोफीलिया ए के अंदर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है। ठीक है। जो प्लेटलेट प्लग है वो इसमें फिर नहीं बनता, और जो इन्फ्लामेशन के प्रोसेस के अंदर प्लेटलेट प्लग का बनना होता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू फैक्टर जो है वो जब एक्टिवेट हो जाते हैं, उसकी वजह से सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसमें वो शिद्दत, वो प्लग का बनाना, वो चीज़ भी कमज़ोर हो जाती है। फिब्रिन जो है जितना इसकी वजह से स्टेबल होता है, और जिसकी वजह से वो फाइनल सील जब लगाता है, तो उसमें थोड़ी सी रुकावट आ जाती है। तो हीमोफीलिया बी को क्रिस्मस डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ये फैक्टर 9 की कमी की वजह से होता है, इसलिए इसको क्रिसमस क्रिसमस डिजीज भी कहा जाता है। और इसके भी वो वही टू डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है। माइल्ड लेवल पे, और या माइल्ड टू मॉडरेट और सेवेयर लेवल पे। ठीक है। फैक्टर 8 और फैक्टर 9 का भी थोड़ा सा आपस में ताल्लुक है। कभी कभार फैक्टर 8 फैक्टर 9 की कमी का बायस बन जाती है, म्यूटेशंस उसमें हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर क्रिसमस डिजीज या ये हिमोफीलिया बी का मसला आ जाता है। ठीक है। जो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द हिमोफीलिया, साइन सिम्टम्स ये है कि जो एक तो इसके साइन सिम्टम सिवेरिटी पे डिपेंड करेगी, टाइप पे डिपेंड करेगी। जितना सिवियर होगा उतना ही ब्लीडिंग का मसला होगा, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग का मसला होगा, और इंजरीज के थ्रू ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी तो शॉक की तरफ मरीज जा सकता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की तरफ जा सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक की तरफ जा सकता है। ठीक है। तो ब्राउजिज अगर कोई इंजरी का ही है तो वहां पे हो सकते हैं। ठीक है। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आ सकती है, और कॉम्प्लिकेशन में फिर जो जो मसल इफेक्ट हो, स्पेशली अगर इलियोसोस मसल हो, वहां पे हिमाटोमा का मौजूद होना, पेन का होना, ब्लीडिंग का मौजूद होना। ठीक है। जॉइंट्स के अंदर पेन का आना, और कुछ हद तक कुछ लेवल पे पेन भी नहीं आती, मरीज को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ठीक है। और इसके अलावा इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग और फंक्शन उस जगह की फिर इफेक्ट हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, हीमोफीलिया को डायग्नोस कैसे करते हैं?
तो हीमोफीलिया को डायग्नोस करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। सबसे स्पेसिफिक स्पेशल टेस्ट तो जीन के लेवल पे चेक करना, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन को मालूम करने के लिए जीन्स की एनालिसिस जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ हेल्पफुल टेस्ट है जो खून से हो सकती है, ब्लड से हो सकती है, जिसमें से प्लेटलेट काउंट करना, लेकिन प्लेटलेट काउंट हेमोफीलिया के अंदर नॉर्मल होंगी, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल होगा, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो भी नॉर्मल होगा, और इसके अलावा जो क्लॉटिंग टाइम और पीटीटी है वो भी नॉर्मल होगा, ठीक है। और कुछ टाइम में क्लॉटिंग टाइम या पीटीटी में थोड़ा बहुत मसला भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी। इसके अलावा फैक्टर 8 और 9 की जीन एनालिसिस अगर करवा लो तो वो भी आपको फिर वहाँ पे सही तरीके से पता लग जाता है कि कौन सा जीन इन्वॉल्व है और कौन से जीन की वजह से हो रही है, ठीक है। अच्छा, फैक्टर 8 में 50 to 150% अगर वैल्यूज आ जाए तो ये नॉर्मल कंसिडर होते हैं, ठीक है। अगर 5% की कमी हो तो इसको माइल्ड हीमोफीलिया कहा जाता है। अगर 5% से 1 और 5% के बीच में हो तो फिर उसको मॉडरेट कहा जाता है। अगर जो 50 और 150% आ रही थी वो नॉर्मल था, इसकी लेवल इतनी कम हो जाए कि 5% तक आ जाए और 55 के बीच में हो तो माइल्ड, अगर 5 और 1% के बीच में हो तो मॉडरेट, और 1% से भी कम आ जाए तो फिर ये सिवियर कहलाती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई क्वेश्चन?